Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss current affairs dated 8th of July 2022. तो यहाँ पर हम 8 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम एक कोट डिस्कस कर लेते हैं. चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग एंड ओवरकमिंग दैम इज़ व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल. तो चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन आपको इनको ओवरकम करना है. आपको यहाँ पर मेंटल इश्यूज़ भी होंगे, लेकिन आपको उनको भी सॉर्ट आउट करना है और बेसिकली इन चैलेंजेस को ओवरकम करके आपको यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. तो आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. और बेसिकली चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन आपको उनको ओवरकम करना है. ये बात आपको सीखनी है. अब हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. पीआईबी इंडिया में एक न्यूज़ थी. The Geo portal for NCR made public to help to improve decentralized planning and management in NCR region. तो इस पोर्टल का नाम क्या है? परिमाण पोर्टल. तो परिमाण पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मेंस का तो क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता है. तो परिमाण पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ NCR. तो ये है परिमाण पोर्टल. किसने बनाया है इसे? तो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको बनाया है. और इनिशियली इसको यहाँ पर NCR जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं वो इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे. इट्स अ रॉबस्ट सिस्टम टू फैसिलिटेट बेटर सब रीजनल एंड लोकल प्लानिंग. तो इस पोर्टल के हेल्प से यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो सकेगी, मैनेजमेंट हो सकेगा NCR रीजन में. पोर्टल में बहुत सारे बेस मैप्स हैं, सैटेलाइट इमेज सर्विसेज है, लाइट डेटा का यूज़ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बेटर मैनेजमेंट हो सकेगा NCR में. तो परिमाण पोर्टल किससे रिलेटेड है, बस आपको इतना पता होना चाहिए एंड दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब हम आगे चलते हैं. गीगा मैश इंपॉर्टेंट हो जाता है. गीगा मैश AI बैक्ड सोल्यूशन टू बूस्ट रूरल कनेक्टिविटी वाइल पेविंग द वे फॉर 5G. तो ये टॉपिक GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है. इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट. GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है. इंक्लूसिव ग्रोथ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो गीगा मैश है क्या? 15 villages in different parts of the country may soon be seamlessly connected through a next generation networking solution that can address congestion issues. तो ये जो गीगा मैश है AI backed solution, ये यहाँ पर जो कंजेशन इश्यूज़ हैं उसको यहाँ पर ये एड्रेस करेगा. इसके अलावा हाई टेक और अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा. तो गीगा मैश यहाँ पर जो कंजेशन इश्यूज़ हैं 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको एड्रेस करेगा. इसके अलावा हाई टेक अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा. इस नेटवर्क सोल्यूशन को कहा गया है गीगा मैश. The network solution called GigaMesh wirelessly provide fiber-like backhaul capacity and paves the road for 5G. तो 5G के लिए भी यहाँ पर ये GigaMesh जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है एस्ट्रॉम ने. A deep tech startup expediting the implementation of 5G and rural communication infrastructure through its patented millimeter wave E-band radios. तो यहाँ पर यूज़ किसका किया गया है? E-band radios का. तो ये आपको कीवर्ड्स याद रखने कि अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आए तो आप यहाँ पर टिक कर सको. तो इनका जो सिस्टम है पेटेंटेड मिलीमीटर वेव E-band रेडियोस, उसका यूज़ करके यहाँ पर गीगा मैश को बनाया गया है. द स्टार्टअप इज सपोर्टेड बाई. अब ये जो स्टार्टअप है एस्ट्रॉम, इसको किसने सपोर्ट किया है? तो इट इज़ सपोर्टेड बाई AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, दैट इज़ आर्ट पार्क. AI and Robotics Technology Park, the Technology Innovation Hub TIH at the Indian Institute of Science, which aims to chart the future for millimeter wave wireless communication. तो यहाँ पर millimeter wave wireless communication का यूज़ किया गया है. गीगा मैश जो कि यहाँ पर एस्ट्रॉम ने डेवलप किया है, इसके अलावा आर्ट पार्क ने इसको सपोर्ट किया है. इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी बीम E-band रेडियो. तो ये दुनिया का पहला मल्टी बीम E-band रेडियो है जो कि यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकता है एक टावर से बहुत सारे टावर्स को. तो दैट इज़ एबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन टावर टू मल्टीपल टावर्स साइमल्टेनियसली. इसके अलावा मल्टी GBPS की यहाँ पर जो स्पीड है वो भी आ सकती है. सिंगल गीगा मैश डिवाइस कैन प्रोवाइड अप टू 40 लिंक्स विद 2+ GBPS कैपेसिटी. और बेसिकली 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है. गीगा मैश फीचर्स मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इन E-band. इसके अलावा इसकी कॉस्ट भी लोअर होगी. और इससे जो हमारा एम है कि हमें यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना है, तो वो इससे अचीव हो सकता है. तो अभी तो ये एक सोल्यूशन हो गया. गवर्नमेंट और क्या कर रही है यहाँ पर रूरल कनेक्टिविटी के लिए? तो गवर्नमेंट का एक मिशन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन. तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन विल फैसिलिटेट यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक ये मिशन है. इसके अलावा गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है घर तक फाइबर स्कीम. तो घर तक फाइबर स्कीम जो है बेसिकली जो विलेजेस हैं 45,945 विलेजेस ऑफ बिहार, उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा विद हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर.
तो गीगा मैश क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। AI बैक्ड सोल्यूशन है जो कि रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और 5G के लिए भी एक वे प्रोवाइड करेगा। गीगा मैश को यहाँ पर किसने बनाया है, तो एक स्टार्टअप है एस्ट्रॉम, उसने बनाया है। किसकी मदद की गई है, तो इसमें बेसिकली मदद किसने की है यहाँ पर एस्ट्रॉम की, तो इसको सपोर्ट किया है आर्ट पार्क ने, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एंड IISc। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। किसका यूज़ करके गीगा मैश बनाया गया है, तो बेसिकली जो पेटेंटेड मिलीमीटर वेव ई बैंड रेडियो है उसका यूज़ किया गया है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी बीम ई बैंड रेडियो। तो याद रखना ई बैंड रेडियो यहाँ पर गीगा मैश से कनेक्टेड है, कि गीगा मैश में कोई स्टेटमेंट आ जाए रिगार्डिंग ई बैंड रेडियो तो समझ जाना कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी गवर्नमेंट के और क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो कि यहाँ पर बात करता है कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री प्रोवाइड करनी है। देन घर तक फाइबर स्कीम जो कि यहाँ पर 45,945 विलेजेस बिहार के कनेक्ट किए जाएंगे विद हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पर हमने दो न्यूज़ डिस्कस कर ली। जो फर्स्ट न्यूज़ थी दैट इज़ रिलेटेड टू परिमान पोर्टल, तो आपको ये पता होना चाहिए परिमान पोर्टल किस लिए है। एंड द सेकंड न्यूज़ इज गीगा मैश, और गीगा मैश आप यूज़ भी कर सकते हो GS2 में, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया है इश्यूज़ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आप इनको कोड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर गीगा मैश को कोड कर सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यहाँ पर रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो उसके लिए आप इसका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो गीगा मैश का। और इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इंडिया यहाँ पर मल्टी बीम ई बैंड रेडियो की मदद से गीगा मैश बनाया है इंडिया ने, तो ये इंडिया का डेवलपमेंट दिखाता है। अब हम आगे चलते हैं। श्री परशोत्तम रुपाला इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट, तो GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Recently, the Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying inaugurated the first India Animal Health Summit 2022 in New Delhi. अब इसको जो इनॉग्रेट किया गया है ये हमारी पहली हेल्थ समिट है। यहाँ पर वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जो एनिमल हेल्थ है और जो ह्यूमन हेल्थ है वो बेसिकली कनेक्टेड है। अब आपको ऐसा लगेगा कैसे कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल जूनोटिक डिजीज़, तो जूनोटिक डिजीज़ एनिमल से ही तो ट्रांसमिट होती है ह्यूमन में, तो जब तक यहाँ पर एनिमल्स हेल्दी नहीं रहेंगे ह्यूमंस हेल्दी रहें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इट्स इंडियाज़ फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड द एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड द एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। एनिमल हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का, तो मैंने आपको बताया कि कैसे हेल्थ कनेक्टेड है ह्यूमन की और एनिमल की। तो वन हेल्थ इज़ एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइजेज दैट द हेल्थ ऑफ पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर जो लोगों की हेल्थ है वो एनिमल की हेल्थ से कनेक्टेड है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, फॉर एग्जांपल कोविड वायरस, तो ये भी एक तरीके का जूनोटिक वायरस है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक एनिमल्स हेल्दी नहीं रहेंगे इंसान हेल्दी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी वायरस आ सकता है कभी भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कोविड आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल हेल्थ कवर्स एनिमल डिजीजेज एज वेल एज द इंटरप्ले बिटवीन एनिमल वेलफेयर ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर बेसिकली सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैनी नोन ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीजेज स्टार्ट इन एनिमल्स एंड क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जाम्पल इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर ट्रांसमिशन। अब सारी एनिमल डिजीजेज जो हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करती हैं, ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप देखो कोई डिजीज़ ऐसी है जिससे एनिमल्स इन्फेक्ट हो रहे हैं तो वो भी तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत सारे बीस को यहाँ पर मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसमें एक डिजीज़ फैल गई थी, वरियोसिस नाम की एक माइट होता है। अब इससे देखो कि आपको क्या समझ आ रहा है, जो हनी इंडस्ट्री है उसको कितना ज़्यादा नुकसान होगा, और हनी इंडस्ट्री में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कितने सारे लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। Similarly, although not all animal diseases are directly harmful to humans, they can have significant socio-economic consequences, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो 70% एडिशनल एनिमल प्रोटीन विल बी नीडेड टू फीड द वर्ल्ड बाई 2050। तो 2050 में यहाँ पर एनिमल प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एंड ग्रेटर देन 20% ऑफ ग्लोबल एनिमल प्रोडक्शन लॉसेज आर लिंक्ड टू एनिमल डिजीजेज। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका लाइवलीहुड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर एनिमल्स को यहाँ पर कोई परेशानी आती है तो उनका जो लाइवलीहुड है वो भी यहाँ पर डेंजर में आ जाएगा। डिजीज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, तो पहला यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है और डेडली वायरल डिजीज़ होती है, जो कि यहाँ पर डोमेस्टिक और फीरल, तो फीरल बेसिकली यहाँ पर वाइल्ड को बोलते हैं, वाइल्ड स्वान दोनों को ही इन्फेक्ट करता है।
एज सच तो यहाँ पर जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है वो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ के लिए थ्रेट नहीं है और ये यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो सकता है फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, डेडली वायरस डिजीज़ है जो कि यहाँ पर डोमेस्टिक और फीरल स्वाइन ऑफ ऑल एजेस को यहाँ पर इन्फेक्ट करती है। ये एज सच ह्यूमन हेल्थ के लिए थ्रेट नहीं है और ये यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो सकती है फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस। फिर यहाँ पर सेकंड है द फुट एंड माउथ डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि क्लोवन फुटेड एनिमल्स को अफेक्ट करती है। क्लोवन फुटेड एनिमल्स वो होते हैं जिसमें बेसिकली स्प्लिट हूफ होता है, तो उनको ही यहाँ पर क्लोवन फुटेड एनिमल्स कहते हैं। तो इट्स अ हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ अफेक्टिंग क्लोवन फुटेड एनिमल्स। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई फीवर, फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल्स, तो ये सब कुछ हो जाता है, ये सब इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इंडिया में ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इन इंडिया द डिजीज़ इज़ वाइड स्प्रेड एंड अज्यूम्स अ पोजीशन ऑफ इम्पॉर्टेंस इन लाइव स्टॉक इंडस्ट्री। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट रेबीज़। तो इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, हियानास एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ बैट्स जो कि यहाँ पर फीड करता है ब्लड के ऊपर। डिजीज़ इज पास टू अदर एनिमल्स, जब यहाँ पर एनिमल्स जो है बाइट कर लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेबीज़ है वो जा सकता है ह्यूमन में। ये एक किलर डिजीज़ है, लेकिन अगर हर यहाँ पर डॉग काटे तो ज़रूरी नहीं है कि रेबीज़ होगा ही। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू एज इट्स कॉमनली नोन इज़ द डिजीज़ ऑफ बर्ड्स। फर्दर सम टाइप्स ऑफ बर्ड फ्लू कैन पास टू पीपल, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि बर्ड फ्लू यहाँ पर इंसान को इन्फेक्ट करे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो हमें पता चल गया बहुत ज़्यादा कंटेजियस डिजीज़ होती है लेकिन ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं करती है। फिर फुट एंड माउथ डिजीज़ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है और ये पाई जाती है क्लोवन फुटेड एनिमल्स में। फिर नेक्स्ट हमने रेबीज़ डिस्कस किया एंड देन एवियन इन्फ्लुएंजा। सेंटर्स ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आर मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। ट्विटर यहाँ पर पहुँच गया है कर्नाटका हाई कोर्ट में। GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 है। फिर GS3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्विटर यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट चला गया है और ट्विटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर ट्विटर को ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए हैं वो डेफिशिएंट हैं अंडर सेक्शन 69A ऑफ द एक्ट। तो हम पहले इशू डिस्कस करेंगे। तो मिनिस्ट्री सेड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट जो कंपनी है यहाँ पर कंप्लाई नहीं कर रही है उन डायरेक्शन से जो कि यहाँ पर सरकार ने ट्विटर को दी है। तो मिनिस्ट्री सेड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट द कंपनी हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। और ट्विटर ने यहाँ पर 80 अकाउंट्स की लिस्ट यहाँ पर सबमिट की है। इसके अलावा कुछ ट्वीट्स बताए हैं जो कि ट्विटर ने यहाँ पर ब्लॉक किए हैं गवर्नमेंट के कहने पर। और ट्विटर का ये कहना है जो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर देती है कि इस अकाउंट को ब्लॉक कर दो या इस ट्वीट को टेक डाउन कर दो, दे आर ओवरब्रॉड एंड आर्बिट्ररी और डिसप्रोपोर्शनेट है। ये यहाँ पर ट्विटर का कहना है कि ये पूरी तरीके से आर्बिट्ररी और डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ पावर है। अकॉर्डिंग टू ट्विटर सम ऑफ द कंटेंट फ्लैग्ड बाय द मिनिस्ट्री, यहाँ पर जो भी कंटेंट मिनिस्ट्री के द्वारा फ्लैग किया जाता है तो कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया, यहाँ पर कोई ट्वीट होता है या उनका अकाउंट होता है और अगर ट्विटर उस कंटेंट को हटाएगा देन दिस वुड बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू फ्री स्पीच। तो ये यहाँ पर ट्विटर का कहना है कि अगर हम किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का जो कंटेंट है उसको अगर हम टेक डाउन करेंगे तो ये राइट टू फ्री स्पीच को वॉयलेट करता है। वॉट इज सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इन्फॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो ये यहाँ पर पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि ये यहाँ पर डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं इंटरसेप्ट करने की, मॉनिटर करने की, डिक्रिप्ट करने की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि स्टोर है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स में। द ग्राउंड्स ऑन विच दीज पावर्स में बी एक्सरसाइज। तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, इसके अलावा इंसाइटमेंट को रोकने के लिए, एंड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ऑर्डर दे सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है इंटरनेट वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का? सेक्शन 69 है फॉर सिमिलर रीजंस एंड ग्राउंड। तो ये हैं सिमिलर रीजंस
बेसिकली क्या क्या रीजंस है कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को इफेक्ट ना करे, डिफेंस ऑफ इंडिया को यहाँ पर अफेक्ट ना करे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को यहाँ पर अफेक्ट ना करे, जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस है उसके ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट ना पड़े, पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। इसके अलावा किसी भी ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। तो सेक्शन 69 है फॉर सिमिलर रीजंस एंड ग्राउंड्स, जो कि यहाँ पर ऊपर हैं, इनेबल्स द सेंटर टू आस्क एनी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और एनी इंटरमीडियरी कि वो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दें, टू ब्लॉक एक्सेस टू द पब्लिक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड। अब यहाँ पर इंटरमीडियरीज, तो ये जो टर्म इंटरमीडियरी है ये इंक्लूड किया गया था। फॉर एग्जांपल जो ट्विटर है, ट्विटर तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने ओपिनियन रख रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली ट्विटर लाइबल नहीं होगा अगर कोई यहाँ पर अनएथिकल चीज़ पोस्ट की जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ट्विटर को यहाँ पर इंटरमीडियरी स्टेटस दिया गया है तो कोई भी कंटेंट अगर ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया जाता है तो ट्विटर उसके लिए लीगली लायबल नहीं होगा। तो ये होता है इंटरमीडियरी स्टेटस। द टर्म इंटरमीडियरीज इंक्लूड प्रोवाइडर्स ऑफ टेलीकॉम सर्विस, नेटवर्क सर्विस, इंटरनेट सर्विस। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरमीडियरीज कौन कौन हो सकते हैं। एनी सच रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजंस गिवन इन राइटिंग। तो सेक्शन 69A में ये भी लिखा है कि जो भी ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स दिए जाएंगे तो वो यहाँ पर कुछ रीजंस के बेसिस पे होने चाहिए और वो रीजंस यहाँ पर राइटिंग में प्रोवाइड करना है। आई होप आपको इंटरमीडियरी समझ आ गया हो। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल मीडिया कंपनी को अगर इंटरमीडियरी के स्टेटस मिल रखा है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर अनएथिकल ट्वीट पोस्ट होता है तो उसके लिए यहाँ पर ट्विटर जिम्मेदार नहीं होगा, ट्विटर उसके लिए लीगली लायबल नहीं होगा। वॉट आर द अदर रिलेटेड लॉज। इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसको काफ़ी बार यहाँ पर अमेंड किया गया है एंड इट गवर्न्स ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसके अलावा यहाँ पर सारे इंटरमीडियरीज को भी कवर किया जाता है और जो रोल है इंटरमीडियरीज का उनके लिए सेपरेट रूल्स बनाए गए थे 2011 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स 2011। वॉट इज़ द रीज़न फॉर इंटरमीडियरीज टू शो कंप्लाइंस टू IT एक्ट। अब यहाँ पर इंटरमीडियरीज को क्यों कंप्लाइंस करने की ज़रूरत है टू IT एक्ट। पहला, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर जब ट्विटर इंडिया में फंक्शन कर रहा है तो ट्विटर को यहाँ पर इंडिया के लॉज भी तो मानने पड़ेंगे ना। तो मोस्ट नेशंस हैव फ्रेम्ड लॉज मैंडेटिंग कोऑपरेशन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज टू कोऑपरेट विद लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर अगर ट्विटर इंडिया में फंक्शन कर रहा है तो इंडिया के जो लॉज है यहाँ पर ट्विटर को उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा इशू है दैट इज़ टू फाइट साइबर क्राइम। तो टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन की ज़रूरत है, तभी यहाँ पर साइबर क्राइम से लड़ा जा सकता है। देन टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो पोटेंशियल मिस यूज़ होता है इंटरनेट का और जिसकी वजह से यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो मीडियम का इल इफेक्ट हो उसको यहाँ पर कम से कम करा जा सके। तो जिसके लिए भी यहाँ पर ज़रूरत है कि जो यहाँ पर कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर IT एक्ट के साथ कंप्लाई करें। अब हम आगे चलते हैं। इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट्स एट रिकॉर्ड ₹13,000 करोड़ और ये जो 70% डिफेंस एक्सपोर्ट हुए हैं वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं 2021-22 के लिए वो 13,000 करोड़ के हैं एंड द हाईएस्ट एवर। US हमारा मेजर बायर है एज ऑल्सो नेशंस इन द साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका। तो इन्होंने भी हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बेसिकली हमने यहाँ पर भी एक्सपोर्ट किया है। द प्राइवेट सेक्टर अकाउंटेड फॉर 70% और बाकी जो है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर फर्म्स के द्वारा हुआ है। पहले यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 90% था लेकिन अब थोड़ा कम होकर 70% हो गया है और जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का पहले यहाँ पर 10% था तो वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। जो इंडिया के डिफेंस इंपोर्ट्स हैं US से वो भी बड़े हैं लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स भी बड़े हैं। What steps have been taken recently to boost defense exports? फॉर एग्जाम्पल हमारी फिलीपींस के साथ एक डील हुई है कि फिलीपींस को हम देंगे ब्रह्मोस और ये हमारी बहुत बड़ी डील हुई है यहाँ पर फिलीपींस के साथ। तो इन जनवरी 2022 इंडिया साइन $374.96 मिलियन डील विद द फिलीपींस और यहाँ पर देंगे फिलीपींस को ब्रह्मोस। इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ फेज्ड इम्पोर्ट बैन ऑन 310 डिफरेंट वेपन्स और हमने क्यों यहाँ पर इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगाया है ताकि हम इसको इंडिजीनियस तरीके से डेवलप कर सकें और यहाँ पर हम अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सकें, इसीलिए यहाँ पर बैन लगाया गया है। दीज वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स विल बी indigenized in phases over the next 5 to 6 years. The increased partnership with the private sector जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर डिफेंस जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ डिफेंस एक्सपोर्ट। तो इंडिया का यहाँ पर एम ये है कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है डिफेंस प्रोडक्शन में। तो हमें यहाँ आत्मनिर्भर बनना है और एक्सपोर्ट करना है।
अब हमें आत्मनिर्भर बनना है और एक्सपोर्ट करना है, तो ये हमारा एम है। हमने यहाँ पर लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो ओवर 30 इंडियन डिफेंस कंपनीज हैव एक्सपोर्टेड आर्म्स एंड इक्विपमेंट टू कंट्रीज़ लाइक इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम मेंशन है जहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किए हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स। However, India's defense exports are still not up to the expected lines, क्योंकि हम देखें तो ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में जो हमारा शेयर है वो सिर्फ 0.17% है, और सीप्री के लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 23 नंबर पे आते हैं एक्सपोर्ट के लिस्ट में। तो द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रैंक्ड इंडिया एट नंबर 23 इन द लिस्ट ऑफ मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर फॉर 2015 टू 2019। तो बेसिकली हमें यहाँ पर टॉप 5 या 10 में तो आना ही है। अभी हम 23rd प्लेस पे हैं, और जो हमारे ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में जो बेसिकली हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 0.17% है। हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट ये है कि हमें अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स $5 बिलियन तक लेकर जाने हैं 2024 तक। तो ये हमारा टारगेट है। अब व्हाट आर द इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू डिफेंस? तो एज सच तो हम देखें तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बड़े ही हैं, 13,000 करोड़ के हो गए हैं। तो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं? पहला जो रीज़न है दैट इज़ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन। अब ऐसा देखा गया है जैसे कि सरकार ने 301 ऐसी लिस्ट निकाली कि इनको हम इंपोर्ट तो नहीं करेंगे, ये हम खुद बनाएंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट इज पुटिंग अ बैन ऑन इटसेल्फ टू इंपोर्ट एनी आइटम। द गवर्नमेंट वांट्स टू एम्पावर द इंडिजीनियस इंडस्ट्री। तो पहला ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। दूसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है बेसिकली जो इंडिया की कंपनीज हैं वो यहाँ पर फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करेंगी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की जाएगी। इसके अलावा हमें कैपेसिटी प्रोवाइड करने की बात की जाएगी कि जो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो हो। इसके अलावा मैन्युफैक्चर करना है इंडिया में एंड सस्टेन दोज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो बेसिकली हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अगर हम बात करेंगे तभी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए ना कुछ भी बनाने के लिए। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। शिंजो अबे's किलर अ प्रोडक्ट ऑफ अग्निपथ लाइक स्कीम। तो यहाँ पर हम अग्निपथ डिस्कस कर लेते हैं। अग्निपथ स्कीम में क्या क्या प्रोविजंस हैं। GS2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब अग्निपथ स्कीम है क्या? इट अलाउज पेट्रियाटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज में सर्व किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और जो यूथ यहाँ पर ज्वाइन करेंगे उनको यहाँ पर अग्निवीर कहा जाएगा, और यहाँ पर 4 सालों के लिए इनको रिक्रूट किया जाएगा। लगभग हर साल 45 से 50 हज़ार सोल्जर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, और मोस्टली यहाँ पर 4 ईयर्स की सर्विस होगी। बस 25% को ही यहाँ पर रिटेन किया जाएगा, अप टू 25% रिटेन किया जाएगा। However, after 4 years, only 25% of the batch will be recruited back into their respective services for a period of 15 years. तो यहाँ पर सिर्फ 25% को ही रिटेन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ये जो स्कीम है ये सिर्फ यहाँ पर बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए है। तो इट इज़ ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्कीम सिर्फ यहाँ पर बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 17.5 से 23 साल के जो लोग हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स, दोज हु डू नॉट ज्वाइन द फोर्सेज एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑफिसर्स के नीचे वाले होते हैं बिलो ऑफिसर रैंक्स, सिर्फ उनके लिए ही ये स्कीम है। और यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है दैट इज़ 17.5 से लेकर 23 साल तक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द पेट्रियाटिक एंड मोटिवेटेड यूथ, और इनके अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर मेन रीज़न देखें कि इस स्कीम को क्यों लाया गया है, तो बेसिकली एज को कम करने के लिए हमें यहाँ पर यंग आर्मी चाहिए। तो ये रीज़न है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज बाई अबाउट 4 to 5 ईयर्स। तो अभी जो एवरेज एज है आर्म्ड फोर्सेज में वो 32 साल है, तो इसको कम करके 26 तक हो जाएगी अगले 6 से 7 साल में इस स्कीम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या मेन एम है? मेन एम यही है कि हमें यंग आर्म्ड फोर्सेज चाहिए। अब बेनिफिट्स फॉर अग्निवीर्स। तो अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विसेज एक सेवा निधि का पैकेज होगा। सेवा निधि के पैकेज में जब यहाँ पर 4 साल हो जाएंगे तब उनको 11.71 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, दे विल ऑल्सो गेट अ ₹48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द 4 ईयर्स। इसके अलावा इन केस ऑफ डेथ अगर वो यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो उनको यहाँ पर 1 करोड़ का पे आउट भी दिया जाएगा, इंक्लूडिंग पे फॉर द अनसर्व्ड टेन्योर।
गवर्नमेंट इसके अलावा उन सोल्जर्स को रिहेबिलिटेट करेगी जो यहाँ पर 4 साल के बाद सर्विसेज को लीव कर देंगे। गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट सोल्जर्स हु लीव द सर्विसेज आफ्टर 4 years। दे विल बी प्रोवाइडेड विद स्किल सर्टिफिकेट, और यहाँ पर ब्रिज कोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो यहाँ पर जाके कोई दूसरी जॉब कर सकें या कोई दूसरा यहाँ पर करियर बना सकें। What are the related concern? अब कंसर्न क्या है? तो अग्निपथ स्कीम ओपन्स द वे फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अबाउट 45,000 सोल्जर्स इनटू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन द फर्स्ट ईयर। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा, सिर्फ 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर यूथ का यही कहना है कि अगर हम यहाँ पर 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद तो हमारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ देम विल बी रिटेन्ड, और बाकी जो हैं वो यहाँ पर फोर्सेस को लीव कर देंगे। देयर 4 years ऑफ सर्विस विल मीन अदर जॉब्स विल बी आउट ऑफ रीच आफ्टर दैट, ये उनका कहना है, क्योंकि वो अपने पीयर से पीछे रह जाएंगे। नो पेंशन बेनिफिट, दोज हायर्ड अंडर द अग्निपथ स्कीम, उनको कोई यहाँ पर पेंशन बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा निधि पैकेज के अंदर उनको यहाँ पर लगभग 11.7 लाख रुपीज़ मिलेंगे। हाउएवर दे डू नॉट रिसीव एनी पेंशन बेनिफिट। ट्रेनिंग में रिमेन अनयूटिलाइज्ड। Forces will lose experienced soldiers. The jawans joining the army, navy and air force will be given technical training ताकि वो यहाँ पर ongoing operations को support कर सकें। और बेसिकली ये men और women जो कि फोर्सेस को 4 साल के बाद छोड़ देंगे, तो उसकी वजह से एक void क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले ये सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए अक्रॉस द 3 सर्विसेज ये स्कीम लाई गई है, अग्निपथ स्कीम। मोटिव क्या है इस स्कीम को लाने का? तो पहला मोटिव तो ये है कि हमें यहाँ पर यंग आर्म फोर्सेस की ज़रूरत है। तो अभी जो एवरेज एज है वो 32 साल है, और वो लगभग 26 साल हो जाएगी आने वाले 6-7 सालों में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डिफेंस में वो बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना है। अब अग्निपथ स्कीम क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। लगभग 45 से 50 हज़ार जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा हर साल, और उनका जो सर्विस टेन्योर होगा वो यहाँ पर 4 सालों का होगा। लेकिन इसमें से जो अप टू 25% है उनको यहाँ पर रिटेन किया जाएगा, और बाकी जो 75% है वो बेसिकली यहाँ पर उनका सर्विस का टेन्योर खत्म हो जाएगा 4 साल के बाद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो ये उनके लिए है जो कि बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इट इज़ ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। और इसके अलावा एज कितनी होनी चाहिए? तो 17.5 से 23 साल इसमें एज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमें यंग आर्म फोर्स चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिट क्या है अग्निवीर्स का? तो बेसिकली 4 साल के सर्विस के बाद यहाँ पर सेवा निधि के पैकेज में 11.71 लाख रुपये दिए जाएंगे। 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, और अगर यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान दिया जाता है तो उसके लिए 1 करोड़ का पे आउट भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो अनसर्व टेन्योर है उसके लिए भी यहाँ पर पे किया जाएगा। वॉट आर द रिलेटेड कंसर्न? अब इनका ये कहना है कि 4 साल के बाद कोई दूसरी नौकरी ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई नया करियर स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये अपने पीरियड से पीछे रह जाएंगे। दूसरी बात, कोई इनको पेंशन बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, तो ये दूसरा इनका कंसर्न है। एक्सप्लेन न्यू बैंक्स द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। तो न्यू बैंक्स क्या होता है? अगर हम बहुत लेमैन लैंग्वेज में देखें तो न्यू बैंक्स का मतलब ये होता है जिसकी कोई भी यहाँ पर फिजिकल ब्रांच ना हो और ये बैंक सिर्फ डिजिटली एग्जिस्ट करता हो, तो ये हो गया यहाँ पर न्यू बैंक्स। तो इज़ अ काइंड ऑफ, ये GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर एंड NBFCs। अ न्यू बैंक इज़ अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस। तो इसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है। रादर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, न्यू बैंक इज एंटायरली ऑनलाइन। तो न्यू बैंक मतलब डिजिटल बैंक, उसकी कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं है। न्यू बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट गिव कस्टमर्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बैंक्स। और ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, और इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि इनकी कोई फिजिकल ब्रांच ही नहीं है, जिसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है। न्यू बैंक्स एंटर द फाइनेंशियल सिस्टम विद द टैग ऑफ चैलेंजर बैंक्स, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज किया था। आज तक जो भी बैंक्स होते हैं उनके फिजिकल ब्रांचेस होते हैं ना, तो इन्होंने उस सिस्टम को चैलेंज किया, इसीलिए इनको टैग दिया गया है चैलेंजर बैंक्स का। तो न्यू बैंक्स एंटर द फाइनेंशियल सिस्टम विद द टैग ऑफ चैलेंजर बैंक्स बिकॉज दे चैलेंज द कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स। इन इंडिया दीज फर्म्स डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस, क्योंकि RBI ने अभी तक किसी भी बैंक को अलाउ ही नहीं किया है कि बैंक जो है पूरी तरीके से डिजिटल हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RBI डज नॉट अलाउ बैंक्स टू बी 100% डिजिटल येट। इन इंडिया दीज फर्म्स डू नॉट हैव अ बैंक लाइसेंस ऑफ देयर ओन, बल्कि ये यहाँ पर बैंक पार्टनर के लाइसेंस के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी बैंक्स को 100% डिजिटल होने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ये पॉइंट आप स्टार मार्क कर लो और इसको याद रखना आप।
आरबीआई रिमेन्स रिजोल्यूट इन प्रायोरिटाइजिंग बैंक्स फिजिकल प्रेजेंस। तो आरबीआई अभी भी यही कहता है कि बैंक्स की फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। अब अगर हम न्यू बैंक्स के एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन है, फॉर एग्जाम्पल रेजर पे, जुपिटर, नियो, ओपन, तो ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं टॉप न्यू बैंक्स ऑफ इंडिया। वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ट्रेडिशनल बैंक्स एंड न्यू बैंक्स? फंडिंग एंड कस्टमर ट्रस्ट। तो अगर फिजिकल ब्रांच होती है तो कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं यहाँ पर फिजिकल ब्रांच जा सकता हूँ। तो ट्रेडिशनल बैंक्स हैव मेनी एडवांटेज ओवर न्यू बैंक्स सच एज फंडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर्स ट्रस्ट। लेकिन यहाँ पर न्यू बैंक्स को क्या फ़ायदा है? तो न्यू बैंक्स को ये फ़ायदा है कि ये टैक्स सेवी जो जनरेशन है, आज की जनरेशन है, वो जो है वो यहाँ पर न्यू बैंक्स के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेती है। हाउएवर लेगेसी सिस्टम्स आर वेइंग देम डाउन एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ अ टेक सेवी जनरेशन। इनोवेशन, वाइल न्यू बैंक्स डू नॉट हैव द फंड्स और कस्टमर बेस टू ओवरथ्रो ट्रेडिशनल बैंक्स, लेकिन वो यहाँ पर इनोवेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, तो अगर स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन होगा तो बेसिकली यहाँ पर जो लोग हैं वो डिजिटल बैंक्स को लेकर भी अडेप्ट कर जाएंगे। तो एज ऑफ 2020 इंडिया हैड अ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रेट ऑफ 54%, जो कि 2040 तक 96% हो जाएगा। इवन दो 80% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन लेवल अभी भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज़ करना है तो उसका एक ज़रिया न्यू बैंक भी हो सकता है। अब कॉन्स ऑफ न्यू बैंक्स, तो न्यू बैंक्स के क्या नुकसान है? पहला, रेगुलेटरी हर्डल्स। तो आरबीआई अभी भी न्यू बैंक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मैंने आपको ये पॉइंट बताया ना कि आरबीआई डज नॉट अलाउ बैंक्स टू बी 100% डिजिटल येट, इसीलिए आरबीआई न्यू बैंक्स को अभी तक यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कस्टमर के पास कोई भी लीगल रिकॉर्ड्स नहीं है। इम्पर्सनल, तो न्यू बैंक्स की कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो कस्टमर के पास कोई भी इन पर्सन असिस्टेंस नहीं होता है। और न्यू बैंक्स यहाँ पर कम सर्विसेज ऑफर करते हैं देन ट्रेडिशनल बैंक्स। तो ये कुछ कौन से न्यू बैंक्स के एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको न्यू बैंक्स प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है न्यू बैंक्स क्या होता है। तो बेसिकली एक तरीके का डिजिटल बैंक जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बैंक विदाउट एनी ब्रांचेस रादर देन बीइंग फिजिकली प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। न्यू बैंक पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अब न्यू बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो चीपर होते हैं। चीपर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर कम होती है। आरबीआई अभी भी बैंक को पूरी तरीके से डिजिटल होने की अनुमति नहीं देता है। तो आरबीआई डज नॉट अलाउ बैंक्स टू बी 100% डिजिटल येट, इसीलिए ये लोग लाइसेंस के लिए बैंक पार्टनर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। फिर यहाँ पर हमने न्यू बैंक्स के कुछ एग्जाम्पल देख लिए, फॉर एग्जाम्पल रेजर पे, जुपिटर, नियो, ओपन। अब फंडिंग और कस्टमर ट्रस्ट का यहाँ पर इशू रहता है कि फंडिंग नहीं मिल पाती है जितनी यहाँ पर ट्रेडिशनल बैंक्स को मिल पाती है, और इसके अलावा कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन इनके पास एक फ़ायदा ये है कि ये यहाँ पर इनोवेशन कर सकते हैं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन है आने वाले समय में वो इंक्रीज़ ही होने वाली है। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, तो आने वाले टाइम में जब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 96% का हो जाएगा 2040 में, तो उसकी वजह से अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो न्यू बैंक्स उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। फिर हमने कॉन्स डिस्कस कर लिए कि आरबीआई अभी भी न्यू बैंक्स को एज सच रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कस्टमर के पास कोई भी लीगल रिकॉर्ड्स नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स स्पेशल रेमिशन फॉर प्रिजनर्स एज पार्ट ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस इशू की हैं टू द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑन द ग्रांट ऑफ स्पेशल रेमिशन टू प्रिजनर्स टू कमेमोरेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर स्पेशल रेमिशन दिया जाएगा प्रिजनर्स को। हम सब डिस्कस करेंगे रेमिशन का क्या मतलब होता है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ क्या है, कि कौन कौन से प्रिजनर्स को यहाँ पर रेमिशन दिया जाएगा to commemorate the 75th year of independence. So what are the guidelines for special remission? As part of the Azadi के अमृत महोत्सव celebrations, special remission would be granted to a certain category of prisoners, और उनको यहाँ पर basically 3 phases में डिवाइड किया जा सकता है। प्रिजनर्स एलिजिबल फॉर स्पेशल रेमिशंस, तो कौन कौन से यहाँ पर प्रिजनर्स जो हैं एलिजिबल हैं फॉर स्पेशल रेमिशन? विमेन एंड ट्रांसजेंडर कन्विक्ट्स ऑफ एज 50, तो 50 साल के विमेन, इसके अलावा ट्रांसजेंडर कन्विक्ट्स जो कि 50 या 50 से ज़्यादा उनकी उम्र है, और मेल कन्विक्ट्स जिनकी यहाँ पर 60 या 60 से ज़्यादा उनकी उम्र है, और इन्होंने 50% जो इनको सज़ा मिली थी वो 50% यहाँ पर पूरी कर चुके हैं। तो दीज कन्विक्ट मस्ट हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ द टोटल सेंटेंस पीरियड।
तो ये हो गई यहाँ पर पहली कैटेगरी जिनको यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी फिजिकली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड कन्विक्ट्स जिनकी यहाँ पर जो डिसेबिलिटी है वो 70% है। तो फिजिकली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड कन्विक्ट्स विद 70% डिसेबिलिटी एंड मोर हु हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ देयर टोटल सेंटेंस पीरियड, और ये भी यहाँ पर 50% अपने सेंटेंस पीरियड को सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा टर्मिनली इल कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो कि यहाँ पर 2/3 ऑफ देयर टोटल सेंटेंस को पूरा कर चुके हैं, लगभग 66% जो इनका सेंटेंस है वो यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। एंड पुअर और इंडिजेंट प्रिजनर्स जिन्होंने यहाँ पर अपना सेंटेंस तो पूरा कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब सज़ा सुनाई जाती है तो कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है, तो बेसिकली इन्होंने अपनी सज़ा तो पूरी कर ली है लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं जिसकी वजह से इन्होंने जुर्माना नहीं भरा है और इसकी वजह से ये लोग जेल में हैं, तो इनको भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट आर स्टिल इन जेल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड ऑन देम बाय वेविंग ऑफ द फाइन, तो यहाँ पर फाइन को वेव ऑफ कर दिया जाएगा और इनको भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। पर्सन्स हु कमिटेड एन ऑफेंस एट अ यंग एज, जब वो यहाँ पर 18 से 21 साल में थे और उनका किसी और में कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो विद नो अदर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट और केस अगेंस्ट देम, और वो भी यहाँ पर अगर 50% जो सेंटेंस है वो सर्व कर चुके हैं तो उनको भी यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स हैं जिनको रिलीज़ किया जाएगा। तो पहली कैटेगरी कौन है? विमेन एंड ट्रांसजेंडर कन्विक्ट्स जिनकी यहाँ पर उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा मेन जिनकी उम्र यहाँ पर 60 साल से ज़्यादा है और वो यहाँ पर 50% जो सज़ा है वो पूरी कर चुके हैं, तो उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे फिजिकली चैलेंज्ड हैं और डिसेबल्ड कन्विक्ट्स हैं और यहाँ पर डिसेबिलिटी 70% से ज़्यादा है और वो यहाँ पर 50% अपनी सज़ा को पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा टर्मिनली इल कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो कि अपनी यहाँ पर 2/3 सेंटेंस को पूरा कर चुके हैं। पुअर और इंडिजेंट प्रिजनर्स जो कि अपनी सेंटेंस तो पूरा कर चुके हैं लेकिन उनके पास जुर्माने के पैसे नहीं है, फ़ाइन के पैसे नहीं है, तो उनका जो फ़ाइन है वो यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रिजनर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम। अब कौन कौन से प्रिजनर्स को एक्सक्लूड किया गया है? तो पर्सन्स कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस, तो जिन पर्सन्स को यहाँ पर डेथ सेंटेंस के साथ कन्विक्ट किया गया है या कोई ऐसा पर्सन जिसको यहाँ पर डेथ सेंटेंस के साथ कन्विक्ट तो नहीं किया गया है पर उसने ऑफेंस ऐसा किया था जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविज़न है, तो उसको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो पर्सन्स कन्विक्टेड विद डेथ सेंटेंस और वेयर डेथ सेंटेंस हैज़ बीन कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और पर्सन्स कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट ऑफ डेथ भी था, और पर्सन्स कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स, तो यहाँ पर उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको इस स्कीम से एक्सक्लूड किया गया है। पर्सन्स कन्विक्टेड विद सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसके अलावा जो कन्विक्ट्स इन्वॉल्व थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, या तो वो कन्विक्टेड है अंडर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1985, Prevention of Terrorist Act of 2002, Unlawful Activities Prevention Act of 1967, Explosive Act of 1908, National Security Act of 1982, Official Secret Act of 1923, Anti-Hijacking Act of 2016। इसके अलावा जो पर्सन्स कन्विक्टेड हैं फॉर डाउरी डेथ, काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स, ऑफेंस ऑफ रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस पॉक्सो, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो जो इसके अंदर कन्विक्ट है उनको भी यहाँ पर इस स्कीम से एक्सक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स के मीनिंग देखेंगे। पार्डन, पार्डन का क्या मतलब होता है? इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्व्स द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से रिमूव कर दो, जो कन्विक्शन है वो पूरी तरीके से रिमूव कर दो, तो बेसिकली कन्विक्ट को हर तरीके से एब्जॉल्व कर दो फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं पार्डन। कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है? कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को आप लाइटर फॉर्म से यहाँ पर चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेथ सेंटेंस था, लेकिन उसको यहाँ पर कम्यूट कर दिया टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट था, उसको यहाँ पर कम्यूट कर दिया टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सब्सटीट्यूशन हो रहा है कि रिगरस से सिंपल कर दिया, तो इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं कम्यूटेशन। रेमिशन क्या होता है? तो रेमिशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को रिड्यूस कर दो लेकिन उसका कैरेक्टर मत चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिगरस पनिशमेंट मिला है 10 साल का, तो रिगरस पनिशमेंट 5 साल का कर दो, तो इसको बोलेंगे रेमिशन। तो it implies reducing the period of the sentence without changing its character. For example, a sentence of rigorous imprisonment for 5 years may be remitted to rigorous imprisonment for 1 year. तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स तो क्लियर हो गए। पार्डन का मतलब पूरी तरीके से उस इंसान को हर तरीके से एब्जॉल्व कर दो, तो ये हो गया पार्डन। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि सब्सटीट्यूट कर दो ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट था, तो उसको चेंज करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दो। फिर यहाँ पर रेमिशन क्या है? तो रेमिशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि रेमिशन का क्या मतलब होता है। अब हम आगे चलते हैं रेस्पाइट। अब रेस्पाइट का क्या मतलब होता है
किसी को लेसर सेंटेंस देना, क्यों देना? क्योंकि कोई स्पेशल फैक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई विमेन ऑफेंडर है और वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट एक यहाँ पर स्पेशल फैक्ट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर जो सज़ा है वो कम कर देना, तो उसको ही यहाँ पर बोलते हैं रेस्पाइट। तो इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई विमेन ऑफेंडर है और वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है, तो ये एक स्पेशल फैक्ट हो गया। विमेन ऑफेंडर यहाँ पर प्रेग्नेंट है तो ये स्पेशल फैक्ट हो गया, तो इसके बेसिस पे यहाँ पर लेसर सेंटेंस को अवॉर्ड कर देना, तो ये होता है यहाँ पर रेस्पाइट। रिप्राइव का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली अगर डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस में स्टे लगा देना कुछ टाइम के लिए, ताकि यहाँ पर जो कन्विक्ट है वो पार्डन या कम्युटेशन डिमांड कर सके फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड, और इस पीरियड में जो कन्विक्ट है वो यहाँ पर पार्डन या कम्युटेशन सीक कर सके फ्रॉम द प्रेसिडेंट, तो ये होता है रिप्राइव। तो यहाँ पर हमने 5 टर्म्स देखे। पार्डन पूरी तरीके से एब्जॉल्व कर देना, कम्यूटेशन वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म से यहाँ पर चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेथ सेंटेंस को चेंज कर देना टू रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रेमिशन का क्या मतलब होता है कि कैरेक्टर को चेंज नहीं करना है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट पहले 10 साल का, तो अब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 5 साल का। तो अगर आप एग्जाम्पल भी याद रखोगे तो आप टिक कर लोगे एग्जाम में कि रेमिशन का क्या मतलब होता है, कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है। रेस्पाइट, रेस्पाइट ऐसे याद कर सकते हो डेस्पाइट, तो डेस्पाइट से ऐसे, तो कोई स्पेशल फैक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया, लेसर सेंटेंस अवॉर्ड किया गया है। रिप्राइव का मतलब क्या होता है कि टेम्पररी पीरियड के लिए एग्जीक्यूशन के ऊपर स्टे लगा देना, ताकि यहाँ पर जो कन्विक्ट है वो पार्डन सीक कर सके या कम्यूटेशन सीक कर सके फ्रॉम द प्रेसिडेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ही पावर है पार्डन की बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है वो डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं कर सकता है। तो बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैव बीन वेस्टेड विद सॉवरेन पावर ऑफ पार्डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 72 में पावर प्रेसिडेंट के पास है। Under Article 72, the President can grant pardon, reprieves, respite or remissions of punishment or suspend, remit, commute the sentence of any person. This can be done for any person convicted of any offence in all cases where। तो President यहाँ पर कहाँ ये सब कर सकता है। तो पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है। इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट। तो पहला कोर्ट मार्शल का कोई सेंटेंस हो, दूसरा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर जहाँ पर एक्सटेंड होती हो, और तीसरा और इन ऑल केसेस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। तो ये 3 केसेस है जहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकता है। फिर आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास पावर है कि गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट, रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस। दिस कैन बी डन फॉर एनीवन जो कि कन्विक्टेड है किसी भी, जहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है। तो गवर्नर में जहां पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट में जहाँ पर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है। बाकी कोर्ट मार्शल में यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर है। इसके अलावा डेथ सेंटेंस में भी प्रेसिडेंट के पास ही पावर है। लास्ट ईयर एक न्यूज़ आई थी कि जो डेथ सेंटेंस है वो यहाँ पर गवर्नर भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत में अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो आप अभी दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी जैसा भी होगा कि गवर्नर कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन लक्ष्मीकांत में अभी तक अपडेट नहीं किया गया है कि गवर्नर भी यहाँ पर पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत गवर्नर यहाँ पर अभी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जो है कोर्ट मार्शियल में नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। अब स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर्स मिली हुई हैं। ये स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन, तो सीआरपीसी के अंदर CRPC provides for remission of prison sentences which mean the whole or a part of the sentence may be cancelled। तो यहाँ पर कुछ पार्ट या पूरा पार्ट जो है सेंटेंस का कैंसिल कर दिया जाए। तो सेक्शन 432 में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इट में सस्पेंड और रेमिट अ सेंटेंस इन होल और इन पार्ट विद और विदाउट कंडीशन। तो यहाँ पर जो सरकार है वो भी सेंटेंस को रेमिट कर सकती है। अंडर सेक्शन 433 एनी सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू अ लेसर वन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके अलावा जो सरकार है वो सज़ा कम भी कर सकती है। तो दिस पावर इज अवेलेबल टू स्टेट गवर्नमेंट सो दैट दे में ऑर्डर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। जब तक उनके प्रिजन टर्म नहीं भी पूरे हुए हैं तो उससे पहले भी यहाँ पर जो सरकार है वो उनको रिहा कर सकती है। तो ये यहाँ पर स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन। उससे पहले हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देखे जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास है। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में है। प्रेसिडेंट के पास पावर यहाँ पर कोर्ट मार्शल के केस में भी है। इसके अलावा जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है वहाँ पर भी है। और तीसरा केस यहाँ पर इन ऑल केसेस ऑफ डेथ सेंटेंस भी है। आर्टिकल 161 में जो गवर्नर है वो भी यहाँ पर पार्डन्स को ग्रांट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है।
लेकिन वहाँ पर ही कर सकता है जहाँ पर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती हो। इसीलिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नर। फिर हमने यहाँ पर स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन देखा कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर रेमिट कर सकती है सेंटेंस को। अब रेमिशन क्या होता है? रेमिशन इज द कंप्लीट एंडिंग ऑफ ए सेंटेंस एट अ रिड्यूस पॉइंट, कि यहाँ पर 5 साल के बाद आपकी सज़ा खत्म, भले ही आपको यहाँ पर 10 साल की सज़ा मिली हो। तो रेमिशन इज द कंप्लीट एंडिंग ऑफ ए सेंटेंस एट अ रिड्यूस्ड पॉइंट। तो रेमिशन जो है वो फरलो और परॉल से डिफरेंट होता है, क्योंकि फरलो और परॉल में क्या होता है, बेसिकली सज़ा के टाइम में बीच में थोड़ा सा टाइम ब्रेक दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सज़ा ही खत्म हो जाती, तो एक तरीके से ब्रेक दिया जाता है, लेकिन रेमिशन में जो सज़ा है एक टाइम के बाद पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती, तो ये डिफरेंस होता है। तो रेमिशन इज द कंप्लीट एंडिंग ऑफ ए सेंटेंस एट अ रिड्यूस्ड पॉइंट। रेमिशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बोथ फरलो एंड परॉल in that it is a reduction in sentence as opposed to break from prison life। रेमिशन में जो नेचर ऑफ द सेंटेंस है वो अनटच्ड रहता है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर रिड्यूस कर दी जाती है। नेचर ऑफ द सेंटेंस अनटच्ड रहता है, इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर ड्यूरेशन को कम कर दिया जाता है। इफेक्ट ऑफ द रेमिशन इज दैट द प्रिजनर इज गिवन अ सर्टेन डेट, कि इस दिन उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। However, in case of breach of any of the conditions of remission, अगर यहाँ पर जो प्रिजनर है वो किसी भी रेमिशन की कंडीशन को ब्रीच करता है, तो जो भी उसको यहाँ पर रेमिशन दिया गया था वो कैंसिल भी किया जा सकता है। एंड द ऑफेंडर हैज़ टू सर्व द एंटायर टर्म फॉर विच ही वॉज ओरिजिनली सेंटेंस्ड। तो अगर यहाँ पर रेमिशन की किसी भी कंडीशन को वॉयलेट करता है प्रिजनर, तो इसको यहाँ पर फिर से पूरी सज़ा मिल सकती है। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, जिसमें कोर्ट्स ने ये कहा था कि अगर प्रिजनर को ये कह दिया जाए कि आपको रेमिशन नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर जो होप है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम ये है कि इंसान को रिफॉर्म किया जाए, उससे बदला नहीं लेना, उसको यहाँ पर रिफॉर्म करने के लिए पुश करना है। तो बाई डिनाइंग द प्रिजनर वुड हैव टू लिव इन द प्रिजन टिल हिज और हर लास्ट ब्रेथ, तो उसकी जो होप है कि वो दोबारा कभी आज़ाद हो सकता है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए रेमिशन का प्रोविज़न होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर आशा तो बनी रहे कि वो अगर रिफॉर्म हो जाएगा तो वो यहाँ पर रिलीज हो सकता है। तो दिस वुड नॉट जस्ट बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेशन बट विल ऑल्सो पुश द कन्विक्ट इन टू अ डार्क होल, जहाँ पर उसको ये लगे कि कहीं भी लाइट है ही नहीं, वो कभी भी आज़ाद हो ही नहीं सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए रेमिशन का प्रोविजन होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज महेंद्र सिंह 2007 ऑब्जर्व दैट इवन दो नो कन्विक्ट हैज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ रेमिशन। तो कोई कन्विक्ट ये नहीं कह सकता कि उसका फंडामेंटल राइट ऑफ रेमिशन है, लेकिन जो स्टेट है वो यहाँ पर कंसिडर करे हर इंडिविजुअल के केस के बेसिस पे कि उसको रेमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेट को फिर भी कंसिडर करना चाहिए हर इंडिविजुअल के केस को कि उसको रेमिशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, छोटे से छोटा डाउट भी आप पूछ सकते हो। महाराष्ट्र फ्लो टेस्ट हाईलाइट्स। तो फ्लो टेस्ट क्या होता है? जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूल ऑफ गवर्नर। फ्लो टेस्ट क्या होता है? इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी को टेस्ट करने के लिए होता है फ्लो टेस्ट कि किस सरकार के पास यहाँ पर मेजॉरिटी है। इफ़ देयर आर डाउट्स अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, तो अगर ये डाउट है कि जो यहाँ पर सीएम ऑफ ए स्टेट है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ही शी कैन बी आस्क्ड टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द हाउस। और अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो ये कहा जाएगा सीएम को कि वो यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मूव करें और अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करें। और अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, when there is more than one individual taking claim to form the government, तो अगर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो गवर्नर यहाँ पर स्पेशल सेशन को कॉल करेंगे और फिर वो यहाँ पर देखेंगे, बेसिकली एक इंसान को जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी की उम्मीद है उसको पहले कहेंगे कि आप यहाँ पर प्रूव करो अपनी मेजॉरिटी। तो स्टेकिंग क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, द गवर्नर मे कॉल फॉर अ स्पेशल सेशन टू सी हु हैज़ द मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सम लेजिस्लेचर मे बी एब्सेंट और चूज नॉट टू वोट। तो नंबर्स उन्हीं की बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा जो कि प्रेजेंट हैं उस दिन और उन्होंने वोट किया है। तो नंबर्स आर देन कंसिडर्ड बेस्ड ओनली ऑन दोज एमएलएज हु वर प्रेजेंट टू वोट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू द गवर्नर इन कॉलिंग फॉर अ फ्लो टेस्ट। तो फ्लो टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है गवर्नर के पास? आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द गवर्नर कि गवर्नर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सम्मन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोरॉग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर गवर्नर को पावर दी गई है टू सम्मन, डिसॉल्व एंड प्रोरॉग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 174(2)(b ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द गवर्नर कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं, अपने डिस्क्रिशन से नहीं, बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। हाउएवर गवर्नर अपना माइंड कब अप्लाई कर सकते हैं? जब उस चीफ मिनिस्टर से एडवाइस आ रही है जिसकी मेजॉरिटी यहाँ पर डाउट में है। तो अगर उस चीफ मिनिस्टर से एडवाइस आ रही है जिसकी मेजॉरिटी यहाँ पर डाउट में है, तब यहाँ पर जो गवर्नर है वो अपना दिमाग लगा सकते हैं, मतलब अपना डिस्क्रिशन अप्लाई कर सकते हैं।
According to Article 175(2), the governor can summon the House and call for a floor test to prove whether the government has the number. However, the governor can exercise the above only as per 163 of the Constitution, which says that the governor acts on the aid and advice of the council of ministers headed by the chief minister. जब हाउस यहाँ पर सेशन में होता है तो स्पीकर होता है जो कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहता है, लेकिन जब असेंबली यहाँ पर सेशन में नहीं होती तो गवर्नर की ये रेसिडरी पावर है कि गवर्नर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करा सकता है। तो हाउस सेशन में तब यहाँ पर ये पावर स्पीकर के पास है, लेकिन हाउस सेशन में नहीं है तब ये गवर्नर की रेसिडरी पावर है टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर हम एक बार फिर से देखें तो आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को पावर देता है कि गवर्नर यहाँ पर सम्मन कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से करेगा। गवर्नर यहाँ पर एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट के ऊपर एक्ट करके यहाँ पर ये सब काम करेगा, लेकिन गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन तब अप्लाई कर सकता है जब ये एडवाइस किसी ऐसे चीफ मिनिस्टर से आ रही है जिसकी मेजॉरिटी यहाँ पर डाउट में हो। फिर आर्टिकल 175(2) जो गवर्नर यहाँ पर सम्मन कर सकता है हाउस को और फ्लोर टेस्ट के लिए भी कह सकता है अगर उसको ये लगता है कि गवर्नमेंट के पास नंबर है या नहीं, वो चेक करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर हाउस सेशन में होता है तो ये पावर स्पीकर के पास होती है कि स्पीकर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर असेंबली सेशन में नहीं है तो ये गवर्नर की रेसिडरी पावर है टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। अब गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है कहाँ कहाँ पर, तो आर्टिकल 163(1) essentially limits any discretionary power of the governor only to cases जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि गवर्नर यहाँ पर डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकता है और अपना यहाँ पर इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई कर सकता है। अब कौन कौन से केसेस है वो, तो गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर अंडर आर्टिकल 174 जब चीफ मिनिस्टर ने अपना सपोर्ट लॉस्ट कर दिया हो। तो बेसिकली जब चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी खत्म हो चुकी हो तभी यहाँ पर स्पीकर जो है, गवर्नर जो है यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। जनरली व्हेन डाउट्स आर कास्ट ऑन द चीफ मिनिस्टर कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी है, द अपोजिशन एंड द गवर्नर वुड रैली फॉर अ फ्लोर टेस्ट। और न्यूमरस ओकेजन में ऐसा देखा गया है। द कोर्ट्स हैव आल्सो क्लैरिफाइड दैट व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टीज इन क्वेश्चन, तो फ्लोर टेस्ट को जल्द से जल्द कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेजॉरिटी है क्या उसके पास, जो यहाँ पर सरकार जिसकी भी है क्या उनके पास यहाँ पर मेजॉरिटी है। अब व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन द गवर्नर्स पावर इन कॉलिंग द फ्लोर टेस्ट। तो 2016 में एक केस हुआ था, नाबाम रेविया एंड बमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस। तो इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इट सेड दैट द पावर टू समन द हाउस इज नॉट सॉलिडली वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शुड बी एक्सरसाइज्ड विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट एट हिज ओन। तो यहाँ पर गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। गवर्नर अगर यहाँ पर असेंबली को कॉल करता है तो ये होगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। द कोर्ट हाईलाइटेड द फैक्ट्स दैट द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड अथॉरिटी। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नर एक इलेक्टेड अथॉरिटी की तरह काम करने की कोशिश ना करे, and is a mere nominee of the president and such nominee can't have an overriding authority over the representatives of the people। तो यहाँ पर जो सीएम होता है बेसिकली उसको यहाँ पर लोगों ने इलेक्ट करके भेजा होता है और यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो नॉमिनी होता है प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पर जो गवर्नर है उसके पास ओवरराइडिंग अथॉरिटी नहीं हो सकती ओवर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अलाउइंग द गवर्नर टू ओवर रूल द स्टेट लेजिस्लेचर और द स्टेट एग्जीक्यूटिव वुड नॉट हारमोनियसली ऑगर विद द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इन शिवराज सिंह चौहान वर्सेस अदर्स वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स, तो यहाँ पर पावर जो स्पीकर की उसको अपहेल्ड किया था कि स्पीकर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट को कॉल कर सकता है अगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की यहाँ पर मेजॉरिटी खत्म हो चुकी है। गवर्नर इज नॉट डेन्यूटेड ऑफ द पावर टू ऑर्डर अ फ्लोर टेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर भी यहाँ पर फ्लोर टेस्ट करवा सकता है जब असेंबली यहाँ पर सेशन में नहीं हो, लेकिन जब यहाँ पर असेंबली सेशन में होगी तब यहाँ पर स्पीकर कॉल करेगा फॉर द फ्लोर टेस्ट। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपको सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए ताकि आपको सब याद रहे। तो पहली न्यूज़ हमने क्या पढ़ी थी, दैट इज़ रिलेटेड टू परिमान पोर्टल। तो परिमान पोर्टल क्या याद रखना है आपको, एनसीआर के लिए है, सब रीजनल और लोकल प्लानिंग हो सके, मैनेजमेंट हो सके, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो सके, तो उसके लिए है परिमान पोर्टल, फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड जीआई गीगा मैश आपको याद रखना है, GIGA मैश क्या है, AI बैक्ड सोल्यूशन है। किसने बनाया इसे, तो एस्ट्रॉम ने बनाया है। किसने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो आर्ट पार्क ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। क्या काम करेगा ये, तो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेगा और 5G के लिए एक वे दिखाएगा। ठीक है, सरकार के और कौन कौन से मिशन है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, और कौन सा मिशन है, घर तक फाइबर स्कीम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है शॉर्ट में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एवर एनिमल हेल्थ समिट। तो इसमें हमें क्या पता चला कि इंडिया जो है फर्स्ट एवर हेल्थ समिट अपनी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगा। अब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है, तो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। और यहाँ पर हमने वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट देखा कि एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एक दूसरे से लिंक्ड है।
फिर हमने यहाँ पर बहुत सारे डिजीजेस देखी। अफ्रीकन स्वाइन फिगर कंटेजियस तो होता है ये, लेकिन ये थ्रेट नहीं है टू ह्यूमन हेल्थ। फिर फुट एंड माउथ डिजीजेस जो कि यहाँ पर इन्फेक्ट करती है क्लोवन फुटेड एनिमल्स को, जिनका यहाँ पर स्प्लिट हूफ होता है। फिर रेबीज हमने डिस्कस किया, एवियन इन्फ्लुएंजा हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर यहाँ पर जो ट्विटर कर्नाटका हाई कोर्ट चला गया, क्यों चला गया वो हमने डिस्कस किया। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पर रूल्स के साथ कंप्लाई करने की क्यों ज़रूरत है, तो अगर हमें यहाँ पर साइबर क्राइम से फाइट करना है, इल यूज़ ना हो टेक्नोलॉजी का, उससे फाइट करना, तो उसके लिए यहाँ पर लॉस के साथ कंप्लाई करना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, 13,000 करोड़ हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो $5 बिलियन का है। अभी भी हमारा सिर्फ 0.7% कॉन्ट्रीब्यूशन है डिफेंस के एक्सपोर्ट में, तो इसको हमें इंक्रीज़ करना है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिए है। इसमें सेवा निधि पैकेज का एक प्रोविज़न है जिसमें 11.71 लाख रुपीज़ मिलेंगे। पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कवर 48 लाख का, और अगर यहाँ पर सर्वोच्च बलिदान दिया जाता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर नियो बैंक्स, तो जिनकी यहाँ पर कोई फिजिकल ब्रांच ना हो, बेसिकली पूरी तरीके से ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करते हो, तो वो यहाँ पर होते हैं नियो बैंक। RBI अभी भी इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया रेमिशन, तो रेमिशन कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स को दिया जाएगा वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और यहाँ पर गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में है, गवर्नर के पास आर्टिकल 161 में है। इसके अलावा हमने सारे टर्म्स का मीनिंग देखा, पार्डन का क्या मतलब होता है, कम्यूटेशन का, रेमिशन का, तो रेस्पाइट का क्या मतलब होता है, रिप्राइव का क्या मतलब होता है, तो ये सारे हमने मीनिंग्स देखे। बाकी हमने जो पार्डनिंग पावर में डिफरेंस है वो हमने यहाँ पर कंसिडर किया। फिर यहाँ पर स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन भी हमने यहाँ पर डिस्कस की। फिर हमने फ्लोर टेस्ट डिस्कस किया, गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है, गवर्नर कहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। फिर हमने यहाँ पर नवाम फेलिंग का केस डिस्कस किया। तो ये जो हमने नवाम रेविया एंड बमांग फेलिक्स का जो केस डिस्कस किया, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। कितना भी छोटा डाउट हो, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, आप अपना डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।